कहानी की शुरुआत होती है 3000 नोबल वॉरियर्स से, जो हंस से लड़ रहे थे। यहाँ तक कि दुश्मन डर के मारे कांपने लगे थे और उनके आगे थे 500 अनस्टॉपेबल हैवी कैवलरी। लेकिन फिर वो पेरेंट्स जिन्होंने सालों पहले मुझे बॉर्डर पर एग्जाइल कर दिया था, अचानक बाओंग आ पहुंचे और डिमांड करने लगे कि मैं अपनी सारी अचीवमेंट्स अपने भाई मार्कस को दे दूं, ताकि वो मेरी जगह ले सके। वो चाहते थे कि वो इतना बड़ा मिलिट्री क्रेडिट लेकर कैपिटल वापस जाए, सबसे बड़ी प्रिंसेस से शादी करे और फैमिली का नाम रोशन करे। 10 साल खून और तलवारों के बीच गुजारने के बाद मेरे पेरेंट्स से जुड़ी हर उम्मीद कब की मर चुकी थी। आखिर एक पैम्पर्ड डैंडी कैसे ग्रेट वॉल के बाहर इंतजार कर रहे 3 लाख रूथलेस हंस को रोक सकता था, जब वो इतने शौक से अपनी मौज की तरफ भागना चाहते थे। तो मैंने सोचा मिलिट्री पावर और टाइटल उन्हें दे देने में क्या हर्ज है। लेकिन उससे पहले मुझे उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाना था, जिसमें फैमिली टाइज खत्म करने की बात लिखी थी। उस दिन मैं अभी बॉर्डर के पार से वापस लौटा ही था कि मेरी कमांड टेंट का पर्दा अचानक जोर से खींचकर खोला गया। अंदर मेरे पर्सनल गार्ड्स नहीं, बल्कि 2 मिडिल एज्ड लोग आए, जो महंगे सिल्क कपड़ों में थे और साफ दिख रहा था कि प्रिविलेज में पले हैं। उनके पीछे एक जनरल खड़ा था, जिसने ब्रांड न्यू मैजिकल आर्मर पहन रखा था, जो उस पर पूरी तरह बेवकूफ़ी लग रहा था। ये थे मेरे प्यारे पेरेंट्स और मेरा महान भाई मार्कस। 10 साल हो चुके थे जब उन्होंने 15 साल की उम्र में मुझे इस मौत से भरे बेलियंग बॉर्डर पर भेज दिया था। इतने समय में वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, लेकिन आज अचानक तीनों साथ आ गए थे। मेरा तथाकथित फादर आर्थर सख्त चेहरे के साथ खड़ा था। उसकी आवाज में नोबल एरोगेंस भरी हुई थी और उसने पूछा कि मैंने झुककर सैल्यूट क्यों नहीं किया। मैं हिला तक नहीं, बस अपनी खून टपकाती नॉर्थ विंड ब्लेड को जोर से जमीन में गाड़ दिया। मेरी मदर सैरा जल्दी से आगे बढ़ी ताकि माहौल शांत कर सके। सच कहूं तो उसकी डिप्लोमेसी थोड़ी देर से आई थी। उसने मेरी टूटी फूटी आर्मर को घिन से देखा और फिर अपने बड़े बेटे मार्कस को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। कैलेब, तुमने इन 10 सालों में बहुत मेहनत की, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में जरा भी असली कंसर्न नहीं था। उसके लिए ये बस एक मामूली बात थी। उसने समझाया कि मार्कस को कैपिटल लौटकर प्रिंसेस से शादी करनी है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई मिलिट्री अचीवमेंट नहीं है जो इस शादी के लायक हो। इसलिए अब मुझे बेलियंग का कमांड उसे सौंप देना चाहिए। आर्थर बीच में रुका, जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा एहसान दे रहा हो। उसने कहा कि मैं किसी फेक नाम से एक रिच मर्चेंट बनकर रह सकता हूँ और अपने भाई को सपोर्ट कर सकता हूँ। हम फैमिली हैं, उसने कहा। इतने पैटी तो मत बनो। मैं उन्हें देखकर सच में हैरान था कि कोई इतना बेहया भी हो सकता है। उनके बगल में मार्कस अपनी आर्मर के साथ पूरी तरह बेमेल लग रहे वाइट जेड फैन से खुद को हवा कर रहा था। उसने मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और मॉकिंग टोन में बोला कि उसने सुना है मैंने कुछ हन बैंडिट्स मार दिए और लोकल हीरो बन गया। उसने कहा कि मुझे इतना सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से मेरी सारी लड़ाइयाँ बस छोटी मोटी स्क्रमिश थी, जिनका कोई मतलब नहीं था। उसने दावा किया कि जब वो कमांड संभालेगा तब वो बेलियन कैवलरी को असली ग्लोरी दिलाएगा। उसने शेखी बघारी कि वो हन रॉयल कोर्ट को कुचल देगा और एंसेस्टर्स का नाम रोशन करेगा। माइनर स्क्रमिशेस? मेरे पीछे खड़े 3000 स्नो ड्रैगन राइडर्स में से हर एक ने दर्जनों नहीं तो सैकड़ों दुश्मनों को मारा था। केलेब नाम सुनकर हन बच्चों का रोना बंद हो जाता था, लेकिन उसके मुंह में यह सब बस बच्चों का खेल था। 10 साल से दबा हुआ गुस्सा अचानक आग की तरह भड़क उठा। मेरी उंगलियां सोर्ड की हिल्ट पकड़ते पकड़ते सफेद पड़ गईं और नसें उभर आईं। मेरे अंदर असली मर्डरस इंटेंट उमड़ रहा था। बेलियंग में किसी को मारना मेरे लिए चींटी कुचलने जितना आसान था, लेकिन जब मैंने उनके बदसूरत और इग्नोरेंट चेहरे देखे तो अचानक कुछ बदल गया। मैं जोर से हंस पड़ा। मेरी हंसी पूरे टेंट में गूंजने लगी। मेरे रिएक्शन से वो सब स्टंट रह गए। आर्थर का चेहरा गुस्से से बैंगनी पड़ गया और उसने पूछा, क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं हंसना बंद करके उन्हें घूरने लगा और कहा कि वो मिलिट्री पावर ले सकते हैं। ये सुनते ही तीनों के चेहरों पर खुशी फैल गई। मेरी मदर तो ये तक सोचने लगी कि कैपिटल लौटकर नोबल लेडीज के सामने कैसे शेख ही मारेगी, लेकिन तभी मैंने टॉपिक बदल दिया। मैंने अपनी रोब से पहले से तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट निकाला और जोर से टेबल पर पटक दिया। वो एक फॉर्मल सेवरेंस डिक्लेरेशन थी, जिसमें साफ लिखा था कि आज के बाद मैं कैलेब इस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखता। हमारी जिंदगी, शादी, दौलत और मौत सब अलग होंगे। उनका ऑनर या डिस्ग्रेस मुझसे जुड़ा नहीं होगा और मेरी डेस्टिनी उनसे नहीं जुड़ेगी। आर्थर का चेहरा सुअर के लिवर जैसा लाल पड़ गया। उसने उंगली दिखाते हुए चिल्लाकर कहा कि मैं अनफिल क्रिएचर हूँ जो फैमिली टाइज तोड़ना चाहता है। मेरी मदर भी चीखने लगी। उसने मुझे हार्टलेस कहा कि मैं फैमिली छोड़ना चाहता हूँ। मैं उन्हें देखकर बस सोच रहा था कि यह सब कितना पैथेटिक है। ऐसा नहीं था कि मैं रिश्ते तोड़ना चाहता था। बात यह थी कि उन्होंने मुझे कोई और चॉइस ही नहीं छोड़ी थी। मैंने ब्रश उठाकर उनके सामने फेंक दिया। 10 साल पहले मार्कस के लिए रास्ता साफ करने के लिए उन्होंने एक 15 साल के बच्चे को इस गॉड फॉरसेकन कैनिबलिस्टिक जगह पर फेंक दिया था और अब वो मुझसे लॉयल्टी की उम्मीद कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या उन्होंने कभी सोचा कि मैं भी उनका फ्लैश एंड ब्लड हूँ, और अब वो यहाँ आए थे उस फल को काटने जिसे उगाने के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैंने पूछा क्या उन्होंने कभी सोचा कि मैं इन 10 सालों में कैसे जिंदा रहा,
कैसे मैंने 137 स्कार्स झेले और इस ठंडी जमीन में अपने 8,000 भाइयों को दफनाया। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े की तरह उन पर गिर रहा था। मैंने कहा, साइन करो और निकल जाओ। लेकिन ग्रीड से अंधा मार्कस सबसे पहले डॉक्यूमेंट छीन कर ले गया। मार्कस ने अपने पेरेंट्स से कहा कि अगर केलेब रिश्ते तोड़ना चाहता है तो उनका उससे कोई लेना देना नहीं। टाइगर टैली के साथ अब वो बेलन का नया किंग बनेगा। जब केलेब ने अपने भाई के लालच से भरे चेहरे को देखा तो उसके अंदर की हंसी और गहरी हो गई, जबकि आर्थर अभी भी हिचकिचा रहा था। सैरा ने तुरंत ब्रश उठाया, जल्दी से साइन किया और केलेब को दफा हो जाने को कहा। वो चीखी कि अब उसका सिर्फ एक ही बेटा है। आर्थर भी आखिर अल्टीमेट पावर के लालच को रोक नहीं पाया और उसने भी साइन कर दिया। उसके बाद खुशी से पागल मार्कस ने भी साइन कर दिया। मार्कस ने सेवरेंस पेपर्स केलेब की तरफ फेंक दिए और टेबल से टाइगर टैली ऐसे झपट लिया जैसे कोई अनमोल खजाना हो। वो तीनों खुशी से सेलिब्रेट करने लगे, जबकि केलेब ने आराम से पेपर्स अपनी रोब में रख लिए। कई सालों में पहली बार उसे खुद को आज़ाद महसूस हुआ, लेकिन उनकी खुशी में किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि वॉल पर खड़ा लुकआउट डर से पीला पड़ चुका था, क्योंकि होराइजन पर सिग्नल फायर्स जल उठी थी। आसमान में आग की लंबी लाइन फैल गई थी। ये 3 लाख हंस का सिग्नल था। केलेब ने मन ही मन उम्मीद की कि उसका भाई इस महान मिलिट्री ग्लोरी के गिफ्ट को अच्छे से एंजॉय करेगा। आर्थर ने केलेब को वार्निंग दी कि वो इस बात को सीक्रेट रखे, वरना मार्कस की प्रिंसेस के सामने रेपुटेशन खराब हो सकती है। केलेब ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसे मजाकिया लग रहा था कि आर्थर आप बमी एक्टिंग कर रहा था। उसने अपनी भारी स्कार्ड ब्लैक आर्मर उतारनी शुरू की। हर पीस जमीन पर भारी आवाज के साथ गिर रहा था। सारा ने नाक ढक ली और खून की बदबू को डिस्गस्टिंग कहा। उसने मार्कस से कहा कि वो इस मनहूस जगह से जल्दी निकल जाए। मार्कस टाइगर टैली हाथ में लेकर खुद को इनविंसिबल समझ रहा था। उसने केलेब को ऐसे देखा जैसे वो कोई आवारा कुत्ता हो। मार्कस ने शेखी बघारी कि अब वो देखेगा फेमस बेलियन कैवलरी सच में कितनी पावरफुल है, और फिर अपने पेरेंट्स को लेकर बाहर निकल गया। उधर केलेब आराम से सिंपल लिनन क्लोथ्स पहनने लगा। 10 साल की बेड़ियां आखिर टूट चुकी थीं। तभी जैकब अंदर आया। वो एक 1 आर्म्ड वेटरन था जिसने शुरू से केलेब के साथ सेवा की थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। जेकब समझ नहीं पा रहा था कि केलेब ने टाइगर टैली क्यों दे दिया। केलेब ने बस उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब वो कोई किंग नहीं रहा, सिर्फ केलेब नाम का एक ऑर्फन है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि चलो तमाशा देखते हैं। उसे भी जानना था कि उसका भाई 3,000 एलीट स्नो ड्रैगन राइडर्स को कैसे कमांड करेगा। ड्रिल ग्राउंड्स पर राइडर्स काली आर्मर में खामोश और डरावने तरीके से खड़े थे। ये वो लोग थे जो लाशों के पहाड़ों से निकल कर आए थे। मार्कस प्लेटफॉर्म पर चढ़ा, गला साफ किया और लंबी एरोगेंट स्पीच शुरू कर दी। उसने खुद को नया कमांडर अनाउंस किया और पुराने लीडर को बस एक वॉच टॉक कहा। उसने हन कोर्ट को कुचलने की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन 3,000 राइडर्स में से किसी ने पलक तक नहीं झपकाई। खामोशी इतनी भारी थी कि मार्कस को फिजिकली अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। फ्रस्ट्रेटेड होकर मार्कस दहाड़ा और पूछा कि क्या वो लोग टाइगर टैली की अवहेलना करने की हिम्मत कर रहे हैं। फिर भी कोई नहीं हिला। सारा चीखने लगी कि सोल्जर्स ट्रेजन कर रहे हैं। वो चिल्लाई कि उसके बेटे के हाथ में टाइगर टैली है। क्या सैनिक गद्दारी कर रहे हैं? मार्कस गुस्से से पागल हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी ऑथोरिटी का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसने एक सेंटूरियन की तरफ उंगली दिखाई और दहाड़ते हुए उसे आगे आने को कहा और पूछा कि उसने आदेश का जवाब क्यों नहीं दिया। वो सेंटूरियन एक खुरदुरा आदमी था जिसकी गर्दन पर लंबा टेढ़ा स्कार था। उसने मार्कस को ऐसे देखा जैसे वो पहले से मरा हुआ आदमी हो। उसकी भारी लेकिन साफ आवाज गूंजी, हम सिर्फ बेलियन के किंग को मानते हैं। मार्कस गुस्से से कांपने लगा। वो चीखा कि अब वही किंग है और उस आदमी को घसीटकर एग्जीक्यूट करने का आदेश दिया। वो काफी देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन एक भी गार्ड नहीं हिला। सब महसूस कर सकते थे कि 3,000 जानलेवा निगाहें प्लेटफॉर्म पर जमी हुई हैं। जो भी हिलने की कोशिश करता सेकंडों में टुकड़े टुकड़े हो जाता। मार्कस का चेहरा गहरे बैंगनी रंग का हो गया जब उसे समझ आया कि टाइगर टैली एक सेंचुरियन को भी नहीं हिला सकती। फील्ड के किनारे खड़े केलेब ने तय किया कि अब सही समय आ गया है। उसने अपनी जेब से एक छोटी विसल निकाली। एक तेज चीर देने वाली सीटी की आवाज पूरे मैदान में गूंजी और उसी पल चमत्कार हुआ। 3,000 बर्फ की मूर्तियों जैसे खड़े सैनिक अचानक जिंदा हो उठे। सबसे पहले लीड सेंटूरियन ने अपनी आर्मर खोलनी शुरू की। मेटल के जमीन पर गिरने की भारी आवाज पूरे मैदान में गूंजने लगी, क्योंकि एक एक करके सारे सोल्जर्स वही करने लगे। आर्थर, सारा और मार्कस की डरी हुई आंखों के सामने एलीट राइडर्स उस आर्मर को उतारने लगे जिसे वो अपनी जान से ज्यादा कीमती मानते थे। उन्होंने अपने स्पीयर्स और आर्मर को ऐसे फेंक दिया जैसे अब उनका उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रहा। कुछ ही देर में 3,000 आदमी सिंपल ट्यूनिक्स में खड़े थे। उनके शरीर डरावने बैटल स्कार से भरे हुए थे और फिर सब एक साथ केलेब की दिशा में एक घुटने पर बैठ गए। मार्कस का चेहरा बैंगनी से सीधा मौत जैसा सफेद पड़ गया। केलेब ने अपनी फैमिली की तरफ दूसरी बार देखा तक नहीं। वो जेकब और अपने पर्सनल गार्ड्स की तरफ मुड़ा और इशारा किया कि अब हमेशा के लिए कैंप छोड़ने का समय आ गया है। वो वहां से चल पड़े। पीछे 3,000 लॉयल निगाहें और प्लेटफॉर्म पर खड़ी फैमिली की डेस्परेट चीखें रह गईं।
केलेब ज्यादा दूर नहीं गया। वो कुछ मील दूर एक छोटी पहाड़ी पर जाकर रुक गया, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। जेकब और बाकी लोग जल्दी जल्दी कुछ सिंपल टेंट्स और एक कैंपफायर लगाने में जुट गए। जल्द ही भुनती हुई शीप की खुशबू हवा में फैल गई और केलेब ने गोल्डन ब्राउन मांस का एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर जेकब के साथ शेयर किया। दोनों बैठकर दिल खोलकर खाने लगे। 10 साल की लड़ाइयों के बाद ये पहली शांत शाम थी। सच कहें तो ये पहली बार था जब केलेब ने ऐसा खाना खाया जिसमें ड्यूटी की कड़वाहट नहीं थी। जेकब ने पूछा कि क्या इतनी पावर छोड़ देना सही था। उसे डर था कि हंस हमला करेंगे और निकम्मा मार्कस लोगों की रक्षा नहीं कर पाएगा। केलेब ने खाना खाते खाते सिर तक नहीं उठाया। उसने कहा कि आज से बेलियम की सुरक्षा महान जनरल मार्कस की जिम्मेदारी है, उसकी नहीं। और जहां तक लोगों की बात है, केलेब ने कहा कि उन्होंने अपने फैसले खुद चुने हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। उसका दिल तो बहुत पहले ही ठंडा पड़ चुका था जब उसे पहली बार यहाँ एग्जाइल किया गया था। उसने इस जमीन की रक्षा किसी करप्ट कोर्ट या कोल्ड ब्लडेड पेरेंट्स के लिए नहीं की थी, बल्कि अपने ब्रदर्स इन आर्म्स और बॉर्डर के साधारण लोगों के लिए की थी। लेकिन दिल बदल जाते हैं। केलेब के रिजाइन करने की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। आधे घंटे के अंदर ये खबर ग्रेट वॉल पार करके हंस तक पहुंच गई। दीवार के बाहर हन किंग एक बंदी सुंदर औरत के साथ शराब पी रहा था। तभी उसे ये खबर मिली। वो कुछ पल के लिए जम गया, फिर अचानक पागलों की तरह जोरदार हंसी में फट पड़ा। उसने आसमान का शुक्रिया अदा किया इस किस्मत के तोहफे के लिए। वो बचर जिसने 10 साल तक उन्हें रोके रखा था, आखिर चला गया था। उसकी जगह उसका भाई आया था, जिसने शायद कभी चिकन तक नहीं मारा था। हन किंग ने उस औरत को धक्का देकर हटाया और खड़ा हो गया। उसकी आंखें लालच से चमक रही थी। 10 लंबे साल बीत चुके थे और उसके वॉरियर्स की तलवारों पर जंग लगने लगी थी। उसने अपनी गोल्डन सिमिटर निकाली और साउथ की तरफ इशारा किया, उन जमीनों को वापस लेने के लिए जिन्हें केलेब ने इतनी बेरहमी से डिफेंड किया था। विशाल मैदानों में फैले लाखों हन रेडर्स ने एक साथ ऐसी डरावनी चीख निकाली कि हड्डियां तक कांप जाए। केलेब के साये ने उन्हें बहुत लंबे समय तक दबा कर रखा था और अब उनका जमा हुआ डर कत्लेआम की भूख में बदल चुका था। 3 लाख की सेना काले समंदर की लहर की तरह नॉर्दर्न पास की तरफ बढ़ने लगी। उधर शहर में हमारा प्यारा मार्कस उसी कमांड टेंट में एक लेविश बैंक्वेट कर रहा था जो कभी केलेब का हुआ करता था। उसने शहर की सबसे बेहतरीन डांसर्स और म्यूजिशियंस बुला रखी थी। हवा में डेकेडेंट म्यूजिक और शराब की भारी बदबू भरी हुई थी। मार्कस घमंड से बैठा था, आधा नशे में डूबा हुआ, और एक ग्लैमरस डांसर उसके हाथों में लिपटी हुई थी। वो औरत उसे टोस्ट ऑफर कर रही थी, जबकि उसके पेरेंट्स आर्थर और सारा अपनी सीट से ये सब देख रहे थे। हालांकि दिन में वो डर गए थे, लेकिन अब अपने बेटे को कमांड में देखकर उनका पुराना एरोगेंट सुपीरियोरिटी वाला एटीट्यूड वापस आ चुका था। सेरा आगे झुककर पूछने लगे कि क्या वो जिद्दी सोल्जर्स आखिर मान गए। मार्कस ने हाथ हिलाकर डिसमिस करते हुए कहा कि वो सब बस गंवार पेजेंट्स हैं जो भूखे और बिना सैलरी के जल्द ही घुटनों के बल वापस आ जाएंगे। आर्थर ने अपनी दाढ़ी सहलाई और सहमति में सिर हिलाया। उसे पूरा यकीन था कि ऐसे लोगों को सिर्फ सख्त हाथ से ही संभाला जा सकता है। पूरी फैमिली फ्यूचर की वेल्थ और पावर के सपनों में खोई हुई थी। उन्हें आने वाले तूफान का जरा भी अंदाजा नहीं था। अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। टेबल पर रखे वाइन ग्लासेस हिलने लगे। मार्कस ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या अर्थक्वेक आया है? तभी एक गार्ड भागता हुआ टेंट में घुसा। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने खबर दी कि हंस हमला कर रहे हैं। मार्कस इंटरप्शन से चिढ़ गया और उसने पूछा कि कुछ रेडर्स के लिए इतना पैनिक क्यों हो रहा है। लेकिन जब गार्ड ने हाँफते हुए 3 लाख कहा तो मार्कस के हाथ से वाइन जग छूटकर जमीन पर टूट गया। उसका नशे वाला कॉन्फिडेंस एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह ठंडे लकवाग्रस्त कर देने वाले डर ने ले ली। उसने सोचा था कुछ 1000 दुश्मन होंगे, पूरी कौम नहीं। जब वो लड़खड़ाते हुए टेंट से बाहर निकला तो उसने होराइजन को आग में चमकते देखा और हन कैवलरी की बाहरी कर देने वाली दहाड़ सुनी, जैसे नरक के दानव दौड़ते चले आ रहे हों। पहली डिफेंस लाइन पहले ही टूट चुकी थी और बचे हुए गार्ड्स का बेरहमी से कत्लेआम हो रहा था। मार्कस की आंखें पलट गईं। उसके पैरों ने जवाब दे दिया और उसके नीचे गर्म बदबूदार पानी फैलने लगा। हाँ, नया महान जनरल डर के मारे सच में खुद पर पेशाब कर चुका था। उधर केलेब अपनी पहाड़ी पर आराम से बैठा रोस्टेड मीट खा रहा था और नीचे मचे केस को ऐसे देख रहा था जैसे कोई डार्क प्ले चल रहा हो। तभी उसके पीछे एक शैडो चुपचाप उभरी। वो था शैडो, उसका सबसे भरोसेमंद इंटेलिजेंस ऑफिसर। उसने रिपोर्ट दी कि प्रिंसेस ने केलेब पर नजर रखने के लिए जो स्पाई भेजा था वो इन्वेजन का नजारा देखकर पूरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका है। केलेब ने शांत स्वर में कहा कि अब उस एरोगेंट प्रिंसेस को समझ आएगा कि जब बुचर भेड़ियों को खुला छोड़ देता है तब क्या होता है। जल्द ही पूरा किंगडम जान जाएगा कि नॉर्थ का असली किंग कौन है। फास पर लगी आग पूरी रात जलती रही और मरते हुए लोगों की चीखें मीलों दूर तक सुनाई देती रहीं। जेकब और बाकी गार्ड्स पास ही खड़े थे। उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि नकल सफेद पड़ चुके थे और उनकी आंखें दबे हुए गुस्से से लाल थीं। वो डेस्परेटली नीचे भागकर अपने पुराने ब्रदर्स इन आर्म्स
और बेगुनाह टाउन पीपल को बचाना चाहते थे। लेकिन केलेब के डायरेक्ट ऑर्डर के बिना एक भी आदमी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, चाहे ये सब देखना कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। आखिर एक गार्ड बोल पड़ा। उसकी आवाज इमोशन से टूट रही थी जब उसने ऑर्डर्स की भीख मांगी, लेकिन केलेब चुप रहा। वो बस आराम से अपनी वाइन पीता रहा। उसे पता था कि जब तक कैपिटल खुद खून की असली कीमत महसूस नहीं करेगा, तब तक वो उसकी प्रोटेक्शन की वैल्यू कभी नहीं समझेंगे। सुबह होने तक हमला करने वाली पहली वेव आखिर पीछे हट गई, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि हंस दिन भर की लूट पूरी कर चुके थे। पहली डिफेंस लाइन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। पीछे सिर्फ लाशों के पहाड़ और खून की नदी बची थी। मार्कस को घसीटकर वापस कमांड टेंट में लाया गया। होश में आते ही उसने अपने फादर की रोब्स पकड़ ली और हिस्टेरिकली रोने लगा। वो काउंटर अटैक के बारे में नहीं सोच रहा था, वो सिर्फ अपनी जान के डर से कांप रहा था। आर्थर भी उतना ही बेकार था। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ चुका था और उसके होंठ कांप रहे थे। उसने पूरी जिंदगी रॉयल कोर्ट की साजिशों में बिताई थी, लेकिन ऐसा स्लॉटर फील्ड उसने कभी नहीं देखा था। आर्थर ने अपने प्यारे बेटे को पकड़ लिया, रोते हुए केलेब को कोसने लगा और पूरे डिजास्टर का ब्लेम उसी लड़के पर डाल दिया। उसने कहा कि केलेब ने जानबूझकर इतनी भारी जिम्मेदारी मार्कस पर डाली ताकि वो फेल हो जाए। ये सच में बेहूदगी थी। मार्कस ने डूबते आदमी की तरह इस बात को पकड़ लिया। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने इंसिस्ट किया कि केलेब जरूर आसपास कहीं बैठा उन्हें देख रहा होगा। वो चिल्लाया कि केलेब को ढूंढो और उसे मजबूर करो कि वो हंस से लड़े। आर्थर कांपती आवाज में पूछने लगा कि क्या वो आदमी वापस आएगा भी। तभी सारा बोली कि उन्हें केलेब को वापस आने का आदेश देना चाहिए, वरना वो पूरी दुनिया में फैला देंगे कि केलेब ने रिवेंज लेने के लिए खुद हंस को बुलाया था। ऊंची पहाड़ी पर बैठा केलेब शैडो की रिपोर्ट सुन रहा था। उसके चेहरे पर मॉकिंग स्माइल और गहरी हो गई जब उसे समझ आया कि वो लोग अभी भी मोरल ब्लैकमेल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्कस अपनी ट्विस्टेड लॉजिक से और हिम्मत पकड़ चुका था। उसने केलेब को ढूंढने के लिए लोग भेजे और साथ ही अपनी फेक लीडरशिप दिखाने के लिए दूसरा तमाशा तैयार करने लगा। उसने वेटरन आयरन राइडर्स को, जिनसे पहले ही आर्मर और स्पीयर्स छीन लिए गए थे, दूसरी डिफेंस लाइन की दीवारों पर जबरदस्ती खड़ा कर दिया। खुद पीछे सुरक्षित जगह पर खड़े होकर वो चीखने लगा कि जो भी पीछे हटेगा उसके पूरे फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। वो अनआर्मड सोल्जर्स की ठंडी और कॉन्टेम्प्ट से भरी निगाहों को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। ये कोई डिफेंस नहीं थी, ये एक तरफा मैसेकर था। जल्द ही हंस ने दूसरी वेव लॉन्च की। वो अपने साथ मैसिव बैटिंग रैम और कैटापुल्ट्स लेकर आए। मार्कस बैटलमेंट्स के पीछे छिप गया। वो इतना डरा हुआ था कि सिर तक उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने देखा कि वही लेजेंडरी कैवलरी जिससे वो कभी जलता था, अब हंस के हाथों गेहूं की फसल की तरह काटी जा रही थी। उनके पास लड़ने के लिए सिर्फ पत्थर और अपने दांत बचे थे। वो करप्ट कोर्ट के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो सिर्फ अपने फैमिलीज को हंस के चंगुल से बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी मार्कस को जरा भी गिल्ट महसूस नहीं हुआ। उसने एक्साइटेड होकर अपने फादर से कहा कि इन जिद्दी कुत्तों को कंट्रोल करना आसान है, बस इनके परिवारों को धमकी दो। केलेब को पता था कि वो लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतने घटिया भी हो सकते हैं। उसने चुपचाप शैडो को सोल्जर्स की फैमिलीज को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया। जब जैकब ने बाकी लोगों के बारे में पूछा तो कैलेब ने बस इतना कहा कि जिन्होंने अपना रास्ता खुद चुना है, उनके फेट की इज्जत करो और सबको बचाने की इच्छा छोड़ दो। वो चाहता था कि दुनिया देखे कि उसके बिना नॉर्थ का क्या हाल होता है, और वो चाहता था कि उसका प्यारा भाई ग्रेस से गिरने की कड़वाहट महसूस करे। आखिरकार दूसरी डिफेंस लाइन भी टूट गई और हन बैनर्स दीवारों पर गाड़ दिए गए। पूरा शहर चीखों और केओस से भरे नाइटमेयर में बदल गया। हंस भेड़ियों की तरह शहर में घुस पड़े और उनकी मुड़ी हुई तलवारें धुईं और लोगों की डेस्परेट चीखों के बीच खून की फसल काटने लगी। कमांड टेंट के अंदर मार्कस और उसके पेरेंट्स डर से जमे हुए थे। आखिर सारा का धैर्य टूट गया। उसने अपने बेटे को पकड़कर बाहर की तरफ घसीटना शुरू किया ताकि किसी तरह भाग सके। उनके सारे ग्रैंड प्लान्स धूल में मिल चुके थे। मार्कस और उसके पेरेंट्स कुछ गार्ड्स के साथ कॉमनर्स का भेष बनाकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन शहर पहले ही खून के प्यासे हंस और चीखते सिविलियंस के क्योस में बदल चुका था। वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि रेफ्यूजीज की बेकाबू भीड़ ने उन्हें अलग अलग कर दिया। सारा भीड़ में धक्के खाती रही, डर के मारे चीखती हुई, जबकि वो मार्कस को खुद से दूर जाते देख रही थी। हालांकि उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी साफ सुथरी स्किन और पैनिक भरा चेहरा पास के एक हन राइडर को बता चुका था कि वो कोई ऊंचे दर्जे की औरत है। एक शिकारी जैसी हंसी के साथ वो घुड़सवार उसकी तरफ बढ़ा। उसका विप हवा में उठा हुआ था और सारा डर से जड़ हो गई। उसी पल आर्थर में अचानक हिम्मत आ गई। वो झपट कर आगे बढ़ा और सारा को धक्का देकर हटाया। ठीक तभी विप उसकी पीठ पर आकर पड़ा। उस वार ने उसकी चमड़ी चीर दी, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। वो सारा पर चिल्लाया कि भागो। वो डेस्परेटली घोड़े का सिर पकड़कर लटक गया, जबकि सारा बिना पीछे देखे भाग निकली। हन गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी कर्व्ड ब्लेड निकाली और एक ही वार में आर्थर का हाथ काट दिया। आर्थर किसी कटते हुए जानवर की तरह चीखने लगा, लेकिन वो सोल्जर अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ।
उसने आर्थर की टांग पर भी वार किया और फिर आसान शिकार ढूंढने निकल गया। उधर मार्कस की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसे उन्हीं सिविलियंस ने गिराकर कुचल दिया था जिन्हें वो कभी नीची नजर से देखता था। उसका पैम्पर्ड शरीर ऐसा दर्द कभी नहीं झेल पाया था। आंसू उसकी आंखों को धुंधला कर रहे थे जबकि वो रेंगते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। उसने ऊपर देखा तो एक विशाल हन सोल्जर रोते हुए इन्फेंट को हाथ में पकड़े खड़ा था। वो हंस रहा था और बच्चे को बोनफायर में फेंकने की तैयारी कर रहा था। बच्चे की माँ मिट्टी में घुटनों के बल गिरी हुई सोल्जर की टांग पकड़कर दया की भीख मांग रही थी, लेकिन उसे कूड़े की तरह लात मारकर हटा दिया गया। मार्कस ने देखा कि सोल्जर ने बच्चे को आग की तरफ उछाल दिया। उस नज़ारे ने उसका पेट घुमा दिया। वो वहीं उल्टी करने लगा। उसे आखिर समझ आया कि ये बारबेरियंस उसकी मिलिट्री ग्लोरी का सीढ़ी नहीं है। डर उसके दिल को बर्फ जैसे पंजों से जकड़ चुका था। वो और ज्यादा हॉरर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो खून और गंदगी में हाथ पैरों के बल रेंगने लगा इस जिंदा नरक से भागने के लिए। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि शायद बच निकलने का रास्ता मिल गया है, एक खून से सना मिलिट्री बूट उसकी पीठ पर आ गिरा और उसे जमीन से चिपका दिया। एक भारी आवाज ने उसकी नरम औरत जैसी स्किन पर ताना मारा। मार्कस जम गया। उसके नाक में खून और पसीने की बदबू भर गई। उसका अंत हो चुका था। ऊंची पहाड़ी पर केलेब चुपचाप शैडो की रिपोर्ट सुन रहा था जिसमें शहर के पतन की भयानक डिटेल्स थी। आर्थर एक हाथ और एक टांग खो चुका था और इस वक्त सारा के साथ ग्रेन वेट में छिपा हुआ था। दोनों मुश्किल से जिंदा थे। मार्कस को हंस ने पकड़ लिया था और शायद वो उसके नरम शरीर को अपने कैंप के फ्यूचर फूड सोर्स की तरह देख रहे थे। केलेब बिना किसी इमोशन के ये सब सुनता रहा। वो बस अपने हाथ में पकड़े जेड पेंडेंट से खेल रहा था जो 10 साल पहले कैपिटल से लाई गई उसकी इकलौती चीज थी। उसने पूछा कि क्या उनके अपने सारे लोग डेंजर जोन से सेफली निकाल लिए गए हैं। शैडो ने कंफर्म किया कि 3000 आयरन राइडर्स की फैमिलीज और उनके मरे हुए ब्रदर्स के ऑर्फन्स सब रियर वैली में सुरक्षित हैं। केलेब ने संतोष से सिर हिलाया, लेकिन उसने देखा कि जैकब पास खड़ा कुछ बोलने में हिचक रहा है। आखिर जैकब फट पड़ा। उसने पूछा, उन लाखों इनोसेंट सिविलियंस का क्या, जो अभी भी शहर में फंसे हुए हैं? केलेब उसकी तरफ मुड़ा, फिर पीछे खड़े उन सोल्जर्स की तरफ देखा जिनकी आंखों में भी वही कॉन्फ्लिक्ट था। उसने जैकब से पूछा कि जब उससे कमांड छीन ली गई थी तब क्या उन सिटीजन्स में से किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी? जैकब चुप रहा। उसके पास जवाब नहीं था। तब केलेब ने पूछा कि क्या किसी ने उसके 3000 ब्रदर्स की जान के लिए भीख मांगी थी? सबने बस बंद खिड़कियों के पीछे से तमाशा देखा था, ये सोचकर कि सोल्जर्स हमेशा आसमान को थामे रखेंगे। केलेब की आवाज नॉर्दर्न विंड की तरह ठंडी थी जब उसने कहा कि अब आसमान आखिर गिर चुका है और वो उसे पकड़ने से इनकार करता है। उसने कहा कि वो सबको नहीं बचा सकता और ना ही बचाना चाहता है। वो सिर्फ उन्हीं को बचाएगा जो बचाए जाने के लायक हैं। उसने आर्मी को आराम करने और कैपिटल से खबर आने का इंतजार करने का आदेश दिया। वो चाहता था कि ये आग एम्परर के थ्रोन तक पहुंचे। खबर उसकी उम्मीद से भी तेजी से फैली। मार्कस की कैप्टिविटी के तीसरे दिन पूरे फैमिली और दुनिया तक सबसे बड़े बेटे की बेइज्जती की खबर पहुंच गई। नॉर्दर्न पास के मेन स्क्वायर में हन लीडर ने अपने खून के प्यासे चीफिटन्स के लिए बैंक्वेट रखा। मनोरंजन के लिए ना म्यूजिक था ना डांस। वहां एक कुत्ते को घुमाया जा रहा था और वो कुत्ता कोई और नहीं, केलेब का प्यारा भाई मार्कस था। मार्कस की डिग्निटी और कपड़े दोनों छीन लिए गए थे। उसकी गर्दन में भारी आयरन चेन कसी हुई थी, बिल्कुल किसी आवारा कुत्ते की तरह। एक हन सोल्जर चेन खींचता, उसे बार बार लात मारता और कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर करता, और अपनी जान बचाने के लिए मार्कस सबसे ज्यादा जोर से भौंकता। उसने उन भौंकों में उससे ज्यादा मेहनत लगाई जितनी कभी मिलिट्री ट्रेनिंग में नहीं लगाई थी। चारों तरफ खड़े हन सोल्जर्स ठहाके मार रहे थे। वो उसके सामने हड्डियों के टुकड़े और बचा हुआ गंदा खाना मिट्टी में फेंकते हुए महान जनरल का मजाक उड़ा रहे थे। मार्कस हिचकिचाया तो सोल्जर ने उसका सिर बूट से कुचल दिया और उसका चेहरा कीचड़ में तब तक दबाए रखा जब तक उसने विरोध करना बंद नहीं कर दिया। भूखे जानवर की तरह मार्कस हड्डियों पर टूट पड़ा। गंदगी से सने स्क्रैप्स को अपने मुंह में ठूंसने लगा। उधर हन लीडर साइलस अपने ऊंचे आसन से ये सब देख रहा था। सिलस पीछे झुककर इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी सांसें तक फूल गईं। वो इस तमाशे का पूरा मजा ले रहा था। हंस के लिए ये सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये स्पिरिचुअल विक्ट्री थी। उन्होंने उस गॉड ऑफ वॉर के भाई को तोड़ दिया था जिसने 10 साल तक उन्हें डरा कर रखा था और उसे अपना पालतू बना दिया था। उधर केलेब ने यह खबर बिना किसी इमोशन के सुनी। उसने बस रिपोर्ट जैकब को पकड़ा दी। जैकब गुस्से से कांपने लगा और उसने मुट्ठी मेज पर दे मारी। उसने मार्कस को जानवर और डिस्ग्रेस कहा और केलेब से विनती की कि उसे मारने की परमिशन दे दे ताकि नेशन की ये बेइज्जती रुक सके। लेकिन केलेब पर कोई असर नहीं हुआ। उसने शांत आवाज में कहा कि जो इज्जत जा रही है वो सिर्फ मार्कस, उसकी फैमिली और एम्परर की है। उसका नेशन या खुद उससे कोई लेना देना नहीं। उसने जैकब की बात काटते हुए कहा कि जो आदमी अपनी डिग्निटी खुद बेच दे वो कुत्ते की तरह जीने लायक है और उसे कुत्तों की फेट में कोई इंटरेस्ट नहीं। जैकब चुप हो गया। उसे पता था केलेब की आयरन विल को कोई नहीं मोड़ सकता।
उसी समय ग्रेन वेट में छिपे आर्थर और सारा ने दो हन सोल्जर्स की बातें सुन ली, जो बैटलफील्ड साफ करते हुए वहां से गुजर रहे थे। वो सोल्जर्स हंस रहे थे कि महान जनरल अब जमीन पर रेंगने वाला कुत्ता बन चुका है। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि उसमें भेड़ से भी कम बैकबोन है। वेट के अंदर साराह की आंखें पलट गईं और शौक से वो बेहोश हो गई। आर्थर बेहोश नहीं हुआ, लेकिन उसके शरीर की हर हड्डी तक डिस्पेयर से कांप उठी। ये सिर्फ दर्द नहीं था, ये एहसास था कि सब खत्म हो चुका है। फैमिली नेम पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसका सबसे बड़ा बेटा, जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, अब हन का पालतू बन चुका था। ऐसा दाग जो हमेशा उनकी फैमिली पिलर पर लिखा रहेगा। आखिर उसे समझ आया, शायद बहुत देर से, कि उसने क्या खो दिया। उसने एक सच्चे हीरो को एक कावड़ के लिए ठुकरा दिया था। उसने खोखली ग्लोरी के सपने में अपनी पूरी ब्लड लाइन को खाई में धकेल दिया। उसके मुंह से किसी घायल जानवर जैसी कराह निकली। पछतावे के आंसू उसके चेहरे पर लगे खून और गंदगी में मिल गए। अपने बचे हुए एक हाथ से वो खुद के चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। वो कैलेब को पुकारने लगा, अपने ठुकराए हुए बेटे से भीख मांगने लगा कि वापस आकर उन्हें बचा ले। उसकी आवाज दर्द से भरी पैथेटिक चीख बन चुकी थी। आर्थर और सारा दोनों पागलपन की कगार पर पहुंच चुके थे। अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ कैलेब था, लेकिन कैलेब का अभी अपनी तलवार म्यान में डालने का कोई इरादा नहीं था। शैडो ने रिपोर्ट दी कि एम्परर के सीक्रेट मैसेंजर्स खबर पहुंचाने के लिए 3 घोड़े मार चुके हैं। आज रात तक ये रिपोर्ट कैपिटल पहुंच जाएगी। कैलेब खड़ा हुआ और होराइजन की तरफ देखने लगा। वो इंपीरियल कोर्ट में होने वाले तमाशे का इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि जब एम्परर को पता चलेगा कि उसका नॉर्दर्न किंग अब हंस का खिलौना बन चुका है, तब उसके चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन होगा। ये वो पल था जिसे देखने के लिए कैलेब काफी ईगर था। 5वें दिन नॉर्दर्न पास आखिर पूरी तरह महान मार्कस द डॉग की हीरोइक गाइडेंस में गिर गया। बाकी रेजिस्टेंस भी खत्म कर दी गई और साइलस अपनी ग्रैंड एंट्री की तैयारी करने लगा। हन लीडर अपने ऊंचे स्टेलियन पर बैठकर शहर की सबसे चौड़ी सड़क से गुजरा। सड़क के दोनों तरफ बचे हुए सिटीजन्स खड़े कांप रहे थे और ऊपर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे थे। और उस घोड़े को आगे से पकड़कर चलाने वाला, झुक झुक कर चापलूसी भरी मुस्कान देने वाला कोई और नहीं बल्कि कैलेब का भाई मार्कस था। ये नज़ारा अनगिनत लोगों ने देखा। ये एक फैमिली ओनर की पब्लिक एग्जीक्यूशन थी। ये खबर प्लेग की तरह हर दिशा में फैल गई और रात होते होते हजारों मील दूर कैपिटल तक पहुंच गई। पैलेस के अंदर एम्परर जूलियन अभी सोने ही गया था कि दरवाजे पर घबराहट भरी जोरदार दस्तक से उसकी नींद टूट गई। उस दस्तक ने एम्परर को पूरी तरह जगा दिया। नॉर्दर्न पास से अर्जेंट रिपोर्ट आई थी और जूलियन के दिल में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से अपनी ड्रैगन रोब पहनी। उसका चेहरा चिंता से काला पड़ चुका था और वो बाहर भागा जहां एक मैसेंजर धूल और खून से लथपथ खड़ा था। मैसेंजर घुटनों के बल बैठा था और प्रिंसेस की सीक्रेट सर्विस की सील्ड रिपोर्ट आगे पकड़े हुए था। पढ़ो, जूलियन ने भारी आवाज में आदेश दिया। हेड यूनेच ने स्क्रॉल लिया। उसके हाथ डर से कांप रहे थे। फिर उसने वो बर्बादी भरी खबर पढ़नी शुरू की। आर्थर और मार्कस कैंप पहुंचे थे ताकि सक्सेशन फोर्स कर सकें। कैलेब ने सारे रिश्ते खत्म करने वाले पेपर्स साइन किए, टाइगर टैली सौंप दी और अपना कमांड छोड़कर चला गया। नई कमांडर मार्कस इतनी निकम्मी निकला कि 3000 एलीट राइडर्स ने उसी वक्त उसके ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया। उसी रात 3 लाख हंस ने पास तोड़ दिया। मार्कस फ्रंट लाइन से डर के मारे भाग गया, यहाँ तक कि उसने अपने शरीर पर भी कंट्रोल खो दिया। आर्मी तबाह हो गई। नॉर्थ गिर चुका था और मार्कस पकड़ा गया, जिसने खुद को बचाने के लिए हंस का कुत्ता बनना स्वीकार कर लिया, यहाँ तक कि उनके घोड़ों को खुद लीड करने लगा। जब यूनक ने ये आखिरी बेइज्जती पढ़ी तो जूलियन का चेहरा भूत जैसा सफेद पड़ गया। अब वो और सहन नहीं कर पा रहा था। जूलियन के मुंह से खून की उल्टी निकल गई, जिसने उसकी गोल्डन रोब्स को लाल कर दिया। उसके आसपास खड़े सर्वेंट्स डर से कांपते हुए घुटनों पर गिर पड़े, जबकि एम्परर उत्तर की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से से कांप रहा था। वो चीखा कि आर्थर और मार्कस की पूरी ब्लड लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को उसने प्रमोट किया और जिसे फ्यूचर सन इन लॉ चुना, वही आसमान में इतना बड़ा छेद कर देगा। नॉर्थ के गिरने का मतलब था कि एम्पायर का गेटवे अब पूरी तरह खुल चुका है। अब 3 लाख हन कैवलरी जब चाहे एम्पायर के दिल तक घुस सकते थे। जूलियन दहाड़ते हुए आदेश देने लगा, आर्थर की फैमिली का जो भी मेंबर इस वक्त कैपिटल में है, उसे तुरंत ग्रेट प्रिजन में फेंक दिया जाए और आगे की सजा का इंतजार कराया जाए। वो हॉल में पिंजरे में बंद जानवर की तरह चक्कर काटने लगा। उसकी बातें बिखरती जा रही थीं। कैलेब कहाँ है? अचानक वो रुका। ब्लड शॉट आंखों के साथ हेड यूनक की कॉलर पकड़ ली और चिल्लाया कि उस आदमी को ढूंढो जो अभी भी ये सब रोक सकता है। वो किसी भी कीमत पर कैलेब को वापस चाहता था ताकि वो हंस को रोक सके। यूनक लगभग रोने लगा जब उसने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक जनरल कैलेब ने अपना फैमिली नेम छोड़ दिया है और उसका कोई पता नहीं है। जूलियन ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया और निकम्मा कहा। उसने आदेश दिया कि धरती के हर कोने में कैलेब को ढूंढा जाए। उसने वादा किया कि अगर कैलेब वापस आ जाए तो उसे कुछ भी दिया जाएगा, टाइटल्स, लैंड्स, जो चाहे, बस वो हंस को पीछे धकेल दे। वो डेस्परेशन में प्रिंसेस का हाथ तक देने को तैयार हो गया।
उस मेस को ठीक करने के लिए जिसे बनाने में उसका भी हाथ था। पूरा पैलेस केओस में डूब गया। सबको एहसास हो चुका था कि सच में आसमान टूट रहा है। उधर प्रिंसेस लूना अपने शानदार चैम्बर्स में ये खबर सुन रही थी। वो बैठी सोच रही थी कि जिसे वो हीरो समझती थी वो असल में कावड़ निकला। वो हमेशा केलेब को नीची नजर से देखती थी, नॉर्थ का वो बुचर जो हमेशा खून की बदबू में डूबा रहता था। लेकिन अब रियलिटी ने उसे जोरदार तमाचा मारा था। उसका हीरो मार्कस तो ऐसा कुत्ता निकला जो चिकन तक नहीं मार सकता था, जबकि जिस आदमी से वो नफरत करती थी वही सबकी सुरक्षा की दीवार था। उसे समझ आया कि पिछले 10 सालों से केलेब अकेला ही आधे एम्पायर का पिलर बना हुआ था। जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली थी वो सच में मर्दों में जायंट था। फिर भी उसने, रॉयल फैमिली ने और आर्थर के हाउस ने खुद उसे दूर धकेल दिया। पछतावा जहरीले सांप की तरह उसके दिल को काटने लगा। वो अचानक खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें डेस्परेट डिटर्मिनेशन था। उसने तय किया कि वो खुद नॉर्थ जाएगी, केलेब को ढूंढेगी और वापस लाएगी। उसे अंदर से पता था कि एम्पायर, थ्रोन और खुद उसे बचाने वाला सिर्फ वही आदमी है जिसे सबने छोड़ दिया था। सुबह होने से पहले ही कैपिटल का माहौल बदल गया। इंपीरियल गार्ड ने आर्थर की एस्टेट पर धावा बोल दिया। हाउस होल्ड का हर मेंबर, दूर के रिश्तेदारों से लेकर सबसे छोटे सर्वेंट तक, नींद से खींचकर कोर्टयार्ड में घसीट लाया गया। फिर डिक्री पढ़ी गई, देशद्रोह के अपराध में पूरे क्लैन को कैद किया जाएगा। कोर्टयार्ड दर्द भरी चीखों से भर उठा। कल तक जो रिश्तेदार मार्कस के प्रिंस बनने की शेख ही मार रहे थे, आज डंजन भेजे जा रहे थे। वो चीख चीख कर खुद को इनोसेंट बता रहे थे और सारा ब्लेम आर्थर और मार्कस पर डाल रहे थे। लेकिन गार्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके ऑर्डर्स एब्सोल्यूट थे और एक समय की महान फैमिली का पतन सच में शुरू हो चुका था। आर्थर हाउस से जुड़ा हर इंसान उठा लिया गया। एक ही पल में कैपिटल की सबसे प्रेस्टिजियस एस्टेट प्लेग लगी जगह जैसी बन गई, जहां जाने से लोग बचने लगे। ये सब केलेब के स्पाइस ने उसे रिपोर्ट किया, लेकिन केलेब ये सब सुनकर भी बिल्कुल काम रहा। उसे पता था कि वो लोग बस वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। अरेस्ट्स के अलावा एम्परर ने 2 और डिक्रीज जारी किए थे। शैडो एजेंट अपनी ब्रीफिंग जारी रखता है। पहला ऑर्डर था कि मिनिस्ट्री ऑफ वॉर वेटरन जनरल ली के अंडर 3 लाख मैन इकट्ठा करे ताकि नॉर्थ वापस लिया जा सके। केलेब बस हंस पड़ा। उसे पता था कि कैपिटल के सैनिक लग्जरी में इतने नरम हो चुके हैं कि प्रैक्टिकली बेकार हैं। उसने माना कि जनरल ली कैपेबल है, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका है और उसके पास इलीट ड्रैगन बैनर राइडर्स नहीं है। जब केलेब ने दूसरे डिक्री के बारे में पूछा तो एजेंट ने उसे पब्लिक अपॉलॉजी की कॉपी पकड़ा दी जो पूरे रेल में जारी की गई थी। केलेब ने स्क्रॉल खोला और पाया कि वो सरप्राइजिंगली सिंसेरिटी के साथ लिखा गया था। एम्परर ने शुरुआत आर्थर और मार्कस की शेमलेस हरकतों को कोसते हुए की थी। फिर अचानक उसका टोन बदल गया और वो केलेब की तारीफों के पुल बांधने लगा। डिक्री में लिखा था कि नॉर्थ का संकट कोर्ट की गलती है, जनरल की नहीं, और एम्पायर को अपने असली प्रोटेक्टर की डेस्परेटली जरूरत है। जूलियन ने केलेब से विनती की कि वो पुरानी ग्रीवेंस को एक तरफ रखकर लोगों की खातिर वापस लौट आए और मैसेस को बचाए। अगर केलेब वापस आ जाए तो एम्परर दुनिया की हुकूमत उसके साथ बांटने का वादा करता है। उसे लैंड्स और किंग का टाइटल दिया जाएगा। दुनिया में हिस्सेदारी और किंग बनाए जाने का ऑफर बहुत बड़ा था। 10 साल पहले शायद ये सुनकर केलेब की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन अब इन शब्दों को देखकर उसे बस आयरनी महसूस होती है। सच कहें तो उसे अच्छी तरह पता था कि एम्परर इतना जेनरस क्यों बन रहा है। उन्होंने केलेब को चेंबर पोर्ट की तरह इस्तेमाल किया था। जरूरत पड़ने पर बाहर निकालो और काम खत्म होने पर बिस्तर के नीचे फेंक दो। अब जब एम्परर डेस्परेट हो चुका है तो वो उसे वापस लाना चाहता है, लेकिन केलेब ऐसी सस्ती डील में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर एजेंट ने बताया कि प्रिंसेस लूना भी एक मैसिव बाउंटी और डिक्री लेकर नॉर्थ की तरफ निकल चुकी है। केलेब ने अपोलॉजी वाली स्क्रोल आग में फेंक दी। अब उसे क्यूरियोसिटी थी कि वो घमंडी प्रिंसेस क्या इंटरेस्टिंग टर्म्स ऑफर करेगी। उसका सबॉर्डिनेट जेकब एम्परर की इतनी सबमिशन और किंगशिप के ऑफर से स्टन्ड था। केलेब ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो सच में ऐसे आदमी का टाइटल चाहेगा जो अपनी खुद की स्किन तक नहीं बचा सकता। जेकब को सच समझ आ गया। 3 लाख हंस गेट्स पर खड़े थे और डायनेस्टी बिखर रही थी। एम्परर बस एक ब्लैंक चेक दे रहा था, उम्मीद करते हुए कि केलेब अपनी जान बेचकर रॉयल मेस साफ कर देगा। उसने पूछा, केलेब का प्लान क्या है? केलेब ने सिर्फ एक शब्द कहा, वेट। वो इंतजार करना चाहता था जब तक वो लोग अपनी हर कार्ड ना खेल लें और असली डिस्पेयर तक ना पहुंच जाए। जब जैकब ने पूछा कि अगर हंस कैपिटल तक पहुंच गए तो क्या होगा, केलेब ने बस कहा, तो क्या? अगर कैपिटल गिरता है तो करंट डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया जरूरी नहीं कि उसी फैमिली की रहे। जेकब हाँफ उठा जब उसे केलेब की असली एम्बिशन समझ आई। वो सिर्फ किंग नहीं बनना चाहता था, वो पूरा एम्पायर चाहता था। जब कैपिटल की आर्मी रास्तों में घिसट रही थी और प्रिंसेस लूना की कैरेज रेफ्यूजीज की भीड़ में फंसी हुई थी, तब 2 लोग केलेब तक सबसे पहले पहुंच गए। वो थे आर्थर और उसकी वाइफ सैरा। वो उस नरक जैसे शहर से कैसे निकले कोई नहीं जानता। शायद किसी दयालु इंसान ने जंगलों के रास्ते बताए होंगे।
लेकिन किसी तरह वो केलेब तक पहुंच गए। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। भारी बूंदें टेंट्स पर ऐसे गिर रही थीं जैसे लगातार हथौड़े बरस रहे हों। अंदर केलेब और उसके आदमी आराम से वाइन और मीट एंजॉय कर रहे थे कि तभी एक गार्ड अंदर आया और अजीब रिपोर्ट दी। 2 लोग जो खुद को केलेब के पेरेंट्स बता रहे हैं, बाहर कीचड़ में घुटनों के बल बैठे हैं और मिलने की मांग कर रहे हैं। टेंट का माहौल तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हर नजर केलेब पर टिक गई, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल स्टेडी रहे। उसने वाइन बोल पकड़ा हुआ था और एक बूंद भी नहीं गिरी। उन्हें घुटनों पर रहने दो, उसने बस इतना कहा और फिर वापस अपनी ड्रिंक की तरफ लौट गया। बाहर तूफान चलता रहा। आर्थर और सारा जमती हुई कीचड़ में घुटनों के बल टिके रहे। आर्थर, जिसने एक हाथ और एक पैर का इस्तेमाल खो दिया था, मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। उसके बाल गंदगी से चिपके हुए थे और चेहरा मिट्टी से सना हुआ था। उसकी पुरानी डिग्निटी का कोई निशान नहीं बचा था। सारा की हालत और भी बुरी थी। उसके महंगे सिल्क कपड़े फटकर किसी पागल औरत के चिथड़ों जैसे हो चुके थे। वो रोते हुए अपना सिर कीचड़ में पटक रही थी और चीख रही थी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो केलेब से बाहर आकर सिर्फ एक बार उन्हें देखने की भीख मांग रही थी। तूफानी हवा सैरा की डेस्परेट चीखों को पूरे कैंप में फैला रही थी। वो केलेब से मार्कस को बचाने की भीख मांग रही थी। कह रही थी कि हंस उसे टॉर्चर करके मार रहे हैं। वो रोते हुए कह रही थी कि आर्थर का पूरा हाउस प्रिजन में है और केलेब अपने ही फैमिली को मरते हुए ना देखे। टेंट के अंदर जेकब और बाकी लोग खाना छोड़ चुके थे। उनके चेहरों पर कॉन्फ्लिक्ट साफ दिख रहा था जब वो अपने कमांडर के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को फ्रीजिंग रेन में घुटनों के बल देखते रहे। 1 घंटा गुजर गया। ठंड और बढ़ती गई। ऐसा लगने लगा कि बूढ़ा कपल सच में बाहर मर जाएगा। आखिर केलेब ने अपना वाइन बोल नीचे रखा और एंट्रेंस की तरफ चला। उसने कर्टन बस इतना हटाया कि कीचड़ में तड़पते उन 2 लोगों को ठंडी नजरों से देख सके। उसे देखते ही वो ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे उन्हें कोई सेवियर मिल गया हो। वो डेस्परेटली टेंट की रोशनी की तरफ रेंगने लगे। आर्थर का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था जब वो हाँफते हुए बोला कि आखिर केलेब उनसे मिलने को तैयार हो गया। सारा हिस्टेरिकली रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगे, लेकिन केलेब का चेहरा पूरी तरह इमोशनलेस था। उसने बस इतना पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, जबकि वो उन्हें वो मिलिट्री पावर पहले ही दे चुका है जो वो चाहते थे। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन बारिश को चीरती हुई निकल रही थी। उसने उन्हें याद दिलाया कि उसने नॉर्दर्न फोर्ट्रेस उनके प्यारे बेटे को सौंप दी थी। उसने पूछा क्या मार्कस को हंस को कुचलकर प्रिंसेस से शादी करके एंसेस्टर्स के लिए ग्लोरी नहीं लानी थी। हर शब्द के साथ उनके चेहरे और सफेद पड़ते गए। केलेब ने एक एक करके सच्चाई गिनाई। नॉर्थ गिर चुका है, उनका बेटा प्रिजनर बन चुका है और फैमिली डंजन में सड़ रही है। फिर उसने एक ठंडी मुस्कान दी और पूछा कि वो अब इस अनफिल वुल्फ के पास वापस क्यों आए हैं। उसने साफ कहा कि किंगडम और उनकी जिंदगी अब उसकी कंसर्न नहीं है। फिर उसने जोर से कर्टन गिरा दिया। बाहर बिजली चमकी और उस पल आर्थर और सारा के खूनहीन टूटे हुए चेहरे रोशनी में दिखाई दिए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी भीख का जवाब इतनी एब्सोल्यूट और आइसी इंडिफरेंस से मिलेगा। सारा पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस बेटे को उसने जन्म दिया वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और यहाँ पे ख़त्म होती है आज की एपिक कहानी। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ, क्योंकि सिर्फ आपके सपोर्ट से ही हम पार्ट 2 ला सकते हैं। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी आएगी अगली कहानी। तो देर मत करो, सब्सक्राइब करो और हमें बताओ कि पार्ट 2 चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।